हेलो एवरीवन। तो जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट इसी सवाल से शुरुआत करती है। यह किताब मोटिवेशन ही नहीं बल्कि डेटा और रिसर्च से निकाला हुआ सच है बच्चों। यह बताती है कि महान बनने के लिए सुपरस्टार नहीं बल्कि सही लोग, सही सोच और अनुशासन चाहिए। दिस मीन्स डिसिप्लिन चाहिए। यहाँ लीडरशिप मतलब शोर नहीं, सिर्फ शोर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी जादू नहीं बल्कि एक साधन है। और सबसे बड़ी बात, पहले कौन शुरुआत करेगा और फिर क्या करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुड से बच्चों ग्रेट तक का सफर जो है, या जो भी आप देख रहे हो, आप जिस भी एज के हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, डजेंट मैटर, लेकिन आज आप इस वीडियो से गुड टू ग्रेट तक का सफर जरूर कंप्लीट कर लोगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। जिम कॉलिंस की जो मशहूर किताब है बच्चों, गुड टू ग्रेट, इसी सवाल से शुरुआत करती है कि महान तो गुड है, लेकिन ग्रेड तक का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल भी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इसे आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच की तरह आप यूज करना चाहते हो तो प्लीज स्किप द वीडियो। बल्कि 5 साल की रिसर्च और 1400 कंपनियों के डेटा को जिम कॉलिंस ने इकट्ठा किया, उससे जो बच्चों निचोड़ निकाला वही इस बुक के अंदर है। और आज मैं इस बुक का इजिली एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जिम कॉलिंस की इस बुक के अंदर बच्चों क्या है और इसका इजीली जो एक्सप्लेनेशन है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, जिम कॉलिंस की बुक है गुड टू ग्रेट। इनके दोस्तों ने इनके साथ रिसर्च किया और उसके बाद क्या क्या परिणाम आए, तो उस पर अपने वन बाय वन फोकस करते हैं और अपने जानने की कोशिश करते हैं कि गुड से ग्रेट तक का सफर कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज द बुक अबाउट। दिस बुक एक्सप्लेन व्हाई सम कंपनी बिकम ग्रेट एंड व्हाई अदर रिमेन जस्ट गुड। यानी कुछ कंपनीज का जो ग्रोथ चार्ट है बच्चों, वो तो बहुत ज्यादा होगा। देखो, मैं मोस्टली बच्चों वर्ड यूज करूंगा बिकॉज आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो अगर कोई बड़ा एज का भी इसे देख रहा है तो वो इस बात का बुरा ना माने। आई होप सो आप इस बात को समझ पाओगे। जिम कॉलिंस स्टडी मैनी सक्सेसफुल कंपनीज एंड फाउंड कॉमन हैबिट एंड प्रिंसिपल दैट टुक देम फ्रॉम गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस ने बहुत सी कंपनियों, लगभग 1400 से ज्यादा कंपनी का डेटा पर बच्चों रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि गुड से ग्रेट तक का उनका सफर कैसा रहा। तो बच्चों, की कंसेप्ट ऑफ द बुक क्या है। सबसे पहले इसके अंदर एक बच्चों लेवल 5 लीडरशिप के बारे में बात होगी कि लेवल 5 लीडरशिप क्या होती है। तो ग्रेट कंपनीज हैव हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। दीज लीडर फोकस ऑन द कंपनी सक्सेस, नॉट देयर ओन फेम। तो इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे कि लेवल 5 की जो लीडरशिप है, उसके अंदर जो हेड होते हैं, कंपनी की जो काउंसिल होती है, उसके अंदर किस टाइप के लोग होते हैं, उनका मेंटली जो परफॉर्मा है वो कैसा होता है, और किस तरीके से वे अपनी नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं और कंपनी के लिए किस तरीके से बच्चों वर्क करते हैं। आफ्टर दैट, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंपनी के अंदर लीडरशिप होती है वो बच्चों, उनके अंदर ईगोस्टिक नहीं होती। वो बहुत ही हम्बल होते हैं। वो अपने डिसीजंस और अपनी पॉलिसी पे ज्यादा वर्क करते हैं, ना कि किसी चीज का केओस क्रिएट करते हैं, या चिल्लम चिल्ली अपने नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, या कोई चिल्लाकर अपना कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता बड़ी कंपनियों के अंदर, या जो ग्रेट कंपनी के प्रोसेस में जो कंपनीज होती है, वो जो लीडरशिप है बहुत ही हम्बल बिहेवियर यूज करती है। तो उसके आगे बच्चों अपने धीरे धीरे, पहले मैं आपको बता दूं इस बुक के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने एक टॉपिक होगा फर्स्ट हु, यानी शुरुआत कौन करेगा और उसके बाद क्या करना है, वो इस बुक के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे कि कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट, यानी बहुत सी जो बुरी चीजें होगी उनको भी अपने को सुननी होगी कंपनी के बारे में, और उनके ऊपर अपने कैसे रिएक्ट करेंगे, किन फैक्ट्स के ऊपर अपने को सही डिसीजन लेना है, इस पे अपने बात करेंगे। कि जो फैक्ट है उनके ऊपर अपने को बात करनी है। डजेंट मैटर कि फैक्ट्स जो है, सच्चाइयाँ कितनी भी कंपनी के लिए ब्रूटल हो और कितनी भी अच्छी ही हो, उस फैक्ट के ऊपर अपने को बात करनी है। लेकिन अपने को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक भी सेकंड अपने को पूरी अपनी जर्नी के अंदर होप या उम्मीद बच्चों बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद बच्चों एक हैज होप कंसेप्ट आएगा जिसके ऊपर अपने बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद कल्चर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिन जो है एक कंपनी को, एक इंसान को कैसे आगे की ओर लेके चलता है। गुड टू ग्रेट तक के सफर के अंदर डिसिप्लिन का बच्चों क्या योगदान रहेगा, ये अपने पढ़ेंगे। आफ्टर दैट, एज यू नो, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकती है या कंपनी ग्रोथ को जो डिक्रीज भी कर सकती है, नॉट ओनली एक्सीलरेशन। टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉफिट है, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके माइनस पॉइंट है बच्चों, उन सभी पे अपने वन बाय वन बात करेंगे। आफ्टर दैट द फ्लाई व्हील इफेक्ट पढ़ेंगे कि फ्लाई व्हील इफेक्ट क्या है, ये कंपनी की ग्रोथ या एक सिंपल इंडिविजुअल ह्यूमन की ग्रोथ, एक स्टूडेंट की ग्रोथ, एक प्रिंसिपल की ग्रोथ, किसी कंपनी के कोई हेड है, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, उसकी ग्रोथ के अंदर फ्लाई व्हील इफेक्ट किस तरीके से वर्क करेगा। तो बच्चों इन सभी पे अपने बात करेंगे, ये अपने टॉपिक्स होंगे। और फाइनल वन लाइन बच्चों समरी बताऊंगा लास्ट के अंदर आपको कि किस तरीके से आपको इस बुक से क्या अपने साथ लेकर जाना है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं इस बुक की जर्नी। सबसे पहले टॉपिक है बच्चों अपने पास, गुड इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, ये कैसा क्वेश्चन है कि अच्छा होना महान बनाने के अंदर एक दुश्मन की तरह बिहेव करता है। हाँ जी बच्चों, देखो गुड जो अपने कहते हैं ना, गुड को एज एज ऐसे लो कि संतुष्ट हो जाना किसी भी चीज पर। जब अपने गुड कहते हैं कि मैं बस अच्छा हूं या मेरी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वहां पर अपने संतुष्ट हो गए, अपनों ने वही जो अपनी ग्रोथ है उसी को सब कुछ मान लिया। और जो ग्रेट कंपनी बनने का जो पाथ था बच्चों, उसके ऊपर अपने एंट्री नहीं ली, या अपने सिर्फ अच्छे व्यक्ति बन के रह गए। अपने एक महान व्यक्ति बनने तक का जो सफर है वो कैसे कवर करना है उसके बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं। कब? जब हम संतुष्ट हो जाते हैं। वी डोंट हैव ग्रेट स्कूल, हमारे पास अच्छे स्कूल्स क्यों नहीं है, हमारे पास महान स्कूल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अच्छे स्कूल है। इसको ऐसे लेके चलो कि हमारे आसपास बहुत अच्छे स्कूल है, लेकिन अगर अपने बात करेंगे हमारे बच्चे को हमें बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया स्कूल के अंदर दाखिला दिलाना है या सबसे बढ़िया स्कूल में एजुकेशन दिलानी है, तो जो गुड स्कूल्स हैं वो ग्रेट स्कूल की कैटेगरी में किन वजह से नहीं आते? क्यों हम हमारे पास सिर्फ गुड स्कूल्स है, ग्रेट स्कूल्स क्यों नहीं है? प्रिंसिपली बिकम वी हैव गुड स्कूल्स, सिमिलरली फॉर ग्रेट गवर्नमेंट। यानी ऐसे ही हमारे पास गुड गवर्नमेंट कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छी गवर्नमेंट तो है, लेकिन एक महान गवर्नमेंट होती है ना, जो अपने एक एक सिटीजन का ख्याल रखे। तो वो कहाँ पे पॉलिसी के अंदर, कहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर शो हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने एक एक सिटीजन का ध्यान नहीं रख पा रही, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही, उसको खाना-पीना, उसको मकान क्यों नहीं दे पा रही, एक अच्छा वातावरण एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे पा रही है, और उसके लिए अच्छी सड़कें क्यों नहीं दे पा रही है, कहाँ वो लैग कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ पे फेल करती है, जिसकी वजह से अपने सिर्फ इतना कह देते हैं कि हम अगर अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरीके से फुली अगर क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते, तो अपने लास्ट में ये कहते हैं चलो जैसी भी है अच्छी है। तो जैसी भी ये अच्छी है, इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट ये आता है कि अपने हमने संतुष्ट होने को ही सब कुछ सही मान लिया। ये अपने ग्रेड की बात पर ना अपने गवर्नमेंट को लेके गए। गवर्नमेंट कोई अलग से कोई बॉडी थोड़ी है, गवर्नमेंट कैसे बनी है? हम लोगों से ही तो हमने सेलेक्ट किया है। एमपी और एमएलए को जो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही हमारे भारत को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो बच्चों अगर इंडिविजुअल की सोच ही जब गुड तक रह जाएगी, या इससे भी अगर मैं नीचे की चलो बात नहीं करूँगा, अगर सोच ही जब अच्छी नहीं है, तो वो एक ग्रेट गवर्नमेंट या एक ग्रेट कंट्री का निर्माण कैसे करेगा बच्चों? एक ग्रेट कंट्री और वी कैन से सबसे पहले इंडिविजुअली वो अपने को महान कैसे बनाएगा? इसके बारे में बच्चों अपनी बात करते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुड होना, अच्छा होना ना ग्रेट के पाथ के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा साबित होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि गुड जो है वो ग्रेट से बड़ा नहीं होता, ग्रेट से बड़ा नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है? गुड जो है ग्रेट से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है बच्चों। ये ग्रेट की लाइफ के अंदर एक रोड़े की तरह बिहेव करता है। जैसे अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर से महान तक का सफर आप कैसे पार करोगे? या एक अच्छा स्टूडेंट है, सब कुछ टाइम टू टाइम करता है, मार्क्स भी उसके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक ग्रेट स्टूडेंट का मतलब है जिसने जो सीखा उसको वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है अपनी लाइफ के अंदर, सोसाइटी को कुछ दे रहा है, कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। तो वो जो पाथ है, वो एक अच्छा स्टूडेंट कैसे उस पाथ को क्रिएट करेगा और कैसे उस पे चल पाएगा, तो उस पर अपने बात करें। ग्रेट लीडरशिप कैसे बिहेव करेगी, गुड टू ग्रेट की जो जर्नी है उसको एक लीडर कैसे क्रिएट करेगा। इसके बाद अपने बात करते हैं गुड होना और ग्रेट होना, ये दोनों अलग अलग बच्चों कंसेप्ट है।
You can accomplish anything in life provided that you don't mind who gets the credit। तो सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक पे बात करते हैं। हैरी एस ट्रूमैन है, उन्होंने एक बात कही कि आप कोई भी काम करते हो ना, तो हमेशा उसके अंदर ये चीज देखते रहते हो कि इसका क्रेडिट किसे मिले। तो बच्चों अगर आप किसी भी काम को करने से पहले या कंपनी के लिए कोई भी काम कर रहे हो, आपकी अपनी कंपनी है, और आप ये देखते रहते हो कि इसका क्रेडिट किसको मिले, किसी इंडिविजुअल को तो ना मिल जाए, मेरे अलावा किसी को ना मिल जाए, या मेरे से जो टीम लीडिंग के अंदर जो नीचे वाले हैं उनको ना मिल जाए। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो आपको जो चाहिए, जो अचीव करना है, उसके अंदर बच्चों बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका हाफ ऑफ द टाइम इसी में चला जाएगा कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो किया उसका फल किसको मिल पा रहा है और उसका क्रेडिट किसको मिल पा रहा है। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं सोचना होता, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। लेवल 5 एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं बच्चों किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके अंदर अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले लेवल 1 जो होता है, सबसे निचली पायदान पे जो लेवल 1, हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होने चाहिए। देखो किसी भी कंपनी के अंदर है ना, सबसे पहले जो भी आप एम्प्लॉय रख रहे हो वो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम शुरुआत करने जा रहे हो, या आप किसी कंपनी के मालिक हो, या आप कोई संस्था चला रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो उसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन है ना, कोई भी किसी भी तरीके का काम करने वाला इंडिविजुअल है, तो हाईली कैपेबल होना चाहिए। हाईली कैपेबल का मतलब है उसे जो काम दिया गया है, उसे जो काम दिया गया है वो उसे बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से ही 50% काम करने वाले को ही अपनी कंपनी के अंदर रख लिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेवल सेकंड के अंदर जब अपने पहुंचेंगे, तो कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर का मतलब है कि ईच टीम मेंबर जो है एक दूसरे का सहयोग करे, ना कि लेग पुलिंग करे या एक दूसरे की टांग खींचे। इससे बच्चों ओवरऑल कंपनी के ऊपर, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपका जो स्टाफ है कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर्स की तरह बिहेव करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव मैनेजर। कॉम्पिटेंट मैनेजर का मतलब ये है कि जो मैनेज करने वाला है, जो पूरी टीम को लीड कर रहा है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की भावना होनी चाहिए, उसके इमोशन आगे बढ़ने की ओर होना चाहिए, कि हमें हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, उसको हमें गुड टू ग्रेट की ओर ले जाने के लिए आपको पूरी मार्केट की रिसर्च के बेस के ऊपर हमेशा नए नए मौकों की तलाश करनी होती है, जिसके बेस पे आप नए नए कंपटीशन अपनी लाइफ में अपनी कंपनी के लिए लेके आते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ आगे की ओर चलती रहती है। देन लेवल 4, इफेक्टिव लीडर। लीडर बच्चों इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि लीडर टोटली डिमोटिवेट रहे, या उसका बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, उसकी बात को बाकी ना माने, या उसकी बात को बाकी लोग पार्शली माने। तो अगर ऐसा होगा तो उस लीडर से वो कंपनी अच्छी ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ पाएगी। तो बच्चों ये लीडर 5 एग्जीक्यूशन के अंदर की 4 बातें हैं। और ऐसे ही लेवल 5 लीडर चैनल द देयर ईगो नीड्स अवे फ्रॉम देमसेल्फ एंड इनटू द लार्जर गोल ऑफ बिल्डिंग ए ग्रेट कंपनी। लेवल 5 के जो लीडर है ना बच्चों, दो लीडर के बारे में अपनी बात करें। एक लेवल 5 के जो लीडर है, यानी लेवल 5 के जो लीडर्स हैं, उनके अंदर ईगो नाम की कोई चीज नहीं होगी। वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अंदर जो चीज फायदेमंद है उसे अपनी पर्सनल ईगो की वजह से दूर नहीं करेंगे, या उसको लेटेड भी नहीं करेंगे। कंपनी की ग्रोथ के अंदर जो चीज जरूरी है उसे वो हमेशा प्रेफरेंस में रखेंगे, ना कि अपनी ईगो को। आफ्टर दैट, सक्सेस विदाउट ईगो यू कैन अचीव एनीथिंग। हैरी स्ट्रूमन कहते हैं कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ईगो को साइड में रखें। साइड में रखने का मतलब है, आप अगर कोई भी अपनी ईगो की वजह से गलत डिसीजन लेते हो, तो जब ईगो नहीं आएगी ना आपके अंदर, तो आप गलत डिसीजन की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आफ्टर दैट, लेवल 5 लीडर आर मोडेस्ट एंड विलफुल, हम्बल एंड फियरलेस। बच्चों लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं वो मोडेस्ट बिहेवियर के होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, आगे बढ़ने की सोचते हैं हमेशा। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि आपके अंदर किन चीजों की कमी है, और उन्हें आप अपनी कंपनी एज एज स्टूडेंट, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, तो आपको अपने अंदर अब ये चीजें लेके आनी है धीरे धीरे।
जिसकी वजह से आप एक गुड टू ग्रेट के पाथ की ओर अग्रसर हो जाओगे। टेंड्स टू गुड टू ग्रेट। लेवल 5 लीडर्स आर मोडेस्ट एंड विलफुल, humble and fearless, who never let his ego get in the way of his primary ambition। उनका फोकस बच्चों फिक्स होता है, उनका प्राइमरी एम्बिशन, उनको पता है कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, इसलिए वो अपने ईगो को कभी भी अपने प्राइमरी एम्बिशन के बीच में नहीं आने देते। प्रोफेशन विल। तो लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं बच्चों, उनमें प्रोफेशनल विल यानी अपने काम को बहुत अच्छा करने की इच्छा शक्ति बहुत शानदार होती है। उसके अंदर ए पॉइंट बच्चों अपने पास है, क्रिएट्स सुपर्ब रिजल्ट, अ क्लियर कैटलिस्ट इन द ट्रांजिशन फ्रॉम गुड टू ग्रेट। वो हमेशा अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, हमेशा अच्छे रिजल्ट यानी ग्रेट सुपर रिजल्ट्स की ओर जाते हैं कि किन कार्यों से या क्या करें अपने कंपनी के साथ जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लुक इन द मिरर, नोट आउट ऑफ द विंडो, फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पुअर रिजल्ट्स। वो गुड टू ग्रेट कंपनी की जो लीडरशिप होती है, वो हमेशा कभी भी कंपनी के अंदर कोई कमी आती है तो उसका जो आरोप है वो दूसरे लोगों पे ना लगाते हुए वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो अपने किसी एक स्कूल के बारे में बात करते हैं कि किसी एक स्कूल के अंदर रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी वजह जो प्रिंसिपल है वो सभी टीचर्स को ब्लेम देने के ब्लेम देने की बशर्ते प्रोवाइडेड वो ये देखे कि मैंने क्या पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से टीचर्स उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए बगैर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। और वी कैन से कोई कंपनी का मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, उसकी कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर पा रही, लॉस में जा रही है, या जैसी वो ग्रोथ चाहता है वैसी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उसको अपनी पॉलिसी मेकिंग के फेलियर को समझना चाहिए, ना कि अपने एम्प्लॉय के फेलियर को। एम्प्लॉय फेलियर का मतलब ये है कि आपने पहले से ही कैपेबल एम्प्लॉयज को अपने काम में नहीं रखा। बच्चों बात सुनो ध्यान से कि आप एम्प्लॉय के ऊपर फेलियर का आरोप लगा रहे हो। दिस मीन्स आपकी पहली पॉलिसी ये खराब थी कि आपने कैपेबल एम्प्लॉय को ही काम पे नहीं रखा। दूसरी चीज, आपका पॉलिसी फेलियर था वहां पे कि आप ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं कर पाए, ऐसी पॉलिसी ऐसे नियम नहीं बना पाए जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही चल पाई और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने कंपनी के अंदर आपको हमेशा जो जिम्मेदारी है खुद लेनी है। जैसे एम एस धोनी के बारे में अगर अपने बात करें, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे क्रिकेट के कैप्टन थे, तो जब भी टीम हारती थी वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे कि टीम की हार की वजह मैं हूं, मैंने सही दिमाग नहीं लगाया, सही स्टैटिस्टिक्स पे वर्क नहीं किया, सही नियम फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से हमारी टीम मैच हार गई। लेकिन जब भी टीम जीतती थी तो वो सारा क्रेडिट ईच प्लेयर को दे देते थे। वो कहते थे इस प्लेयर की वजह से हम टीम जीते, प्रत्येक प्लेयर ने अच्छा योगदान दिया जिसकी वजह से हम मैच जीते हैं। तो ये बच्चों प्रोफेशनल विल है एक। इस आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद बच्चों 10 आउट ऑफ 11 गुड टू ग्रेट सीईओ केम फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, 3 ऑफ देम बाय फैमिली इनहेरिटेंस। अब देखो बच्चों, गुड टू ग्रेट कंपनी के अंदर 11 में से 10 यानी ऑलमोस्ट अपने गए 90% प्लस, 90% प्लस बच्चों जो लीडरशिप होती है वो कंपनी के अंदर से आती है। जैसे मान लो कंपनी में कोई टीम लीडर सेलेक्ट करना है तो वो कंपनी के बाहर से नहीं लेके आएंगे, या कंपनी का कोई सीईओ सेलेक्ट करना है तो वो कंपनी के बाहर से नहीं लेके आएंगे, या किसी सब्जेक्ट का एचओडी सेलेक्ट करना है तो ऐसा नहीं कि 10 अगर टीचर है तो उनके लिए एचओडी वो बाहर से हायर कर लेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसकी जो लीडरशिप के अंदर जो सीईओ बनाना है या हेड बनाना है वो आप उस संस्था के अंदर से ही बनाओ। क्योंकि अगर आप बाहर से लेके आते हो तो सबसे पहले आपके जो एम्प्लॉय होंगे उनका आप पर से विश्वास खत्म ये हो जाएगा कि इन्होंने हमें कैपेबल समझा ही नहीं कंपनी की ग्रोथ के अंदर। तो इसलिए 10 आउट ऑफ 11 गुड टू ग्रेट सीईओ केम फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, 3 ऑफ देम बाय फैमिली इनहेरिटेंस। और उनमें से 3 बच्चों फैमिली की आ जाएंगे। और वी कैन से फैमिली टू फैमिली जो कंपनी वर्क करती है वो अपने
फैमिली मेंबर को ही हेड बनाती है। वो उस केस के अंदर बच्चों अपने ले सकते हैं जब उस फैमिली के मेंबर को कंपनी के बारे में बच्चों बहुत ज्यादा मालूम हो। कंपनी के बारे में एक एक चीज अगर मालूम होगी तो वो कंपनी के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हमें डिसीजन नहीं लेना होता है। आफ्टर दैट, लेवल 5 लीडर्स display a workmanlike diligence more pillow horse than show horse। तो बच्चों लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं वो दिखाने के लिए सिर्फ काम नहीं करते। वो ऐसे नहीं शो ऑफ के लिए कोई वर्क नहीं करते। वो अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं और कंपनी के अंदर अपनी लीडरशिप के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे खाली शो ऑफ हो। यानी वो काम तो नहीं कर रहा लेकिन वो बाकी काम के अंदर अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहता है, किसी भी काम के अंदर अपनी राय देना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लेवल 5 के लीडर्स नहीं करते। वो अपने काम को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने पॉलिसी को लेकर बच्चों बहुत ही एकदम फोकस्ड होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे की ओर इंक्रीज होती है। लेवल 5 लीडर एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इफ वी जस्ट नो व्हाट टू लुक फॉर, एंड दैट many people have the potential टू इन्वॉल्व इनटू लेवल 5। जब किसी कंपनी के अंदर बच्चों, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्कूल के अंदर लेवल 5 के लीडर्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारी क्या कमजोरी होती है कि हम उनको ध्यान से देख नहीं पाते, हम उनको लीडरशिप दे नहीं पाते। हम अपने ईगो की वजह से बच्चों, मोस्टली कंपनी का जो हेड है अगर वो अपने कंपनी के अंदर लेवल 5 लीडर्स नहीं देख पा रहा है तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि उसे अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉय है उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा कि कौन लेवल 5 की लीडरशिप या कंपनी को आगे की ओर लेकर जाएगा। आफ्टर दैट, फर्स्ट हु बच्चों, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट हु क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट हु का मतलब है कौन शुरुआत करे। जैसे आप ये सोचो कि आपको कुछ भी अच्छे की शुरुआत करनी है, किसी भी कंपनी, कोई आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, एक बिजनेस सेटअप करना है, तो आपके मन में आएगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट हु का जो क्वेश्चन है इसका जवाब देखो अभी आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार जवाब मिलने वाला है। First who, there are going to be times when we can't wait for somebody. Now you are either on the bus or off the bus। तो बच्चों अभी यहाँ पे एक बहुत ही शानदार थ्योरी के बारे में अगर अपने बात करें कि सबसे पहले जब आप सोचते हो कि फर्स्ट हु, तो इस फर्स्ट हु को आप छोड़ दो। आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में आओ। राइट पीपल फर्स्ट। सबसे पहले आपको अच्छे लोगों के बारे में सोचना है। राइट पीपल ऑन द बस। आपको बस के ऊपर, एक अपनी बस या अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर बच्चों अच्छे लोगों को फॉलो करना है या अच्छे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ। जब आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हो तो जब एक बस के अंदर या आपकी जर्नी के अंदर आपके साथ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग का मतलब है जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, नए नए आइडियाज पे वर्क करने के लिए बात करते हैं, ना कि वो अपनी भूत भविष्य वर्तमान की बातें करे या अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में अपनी शेखी झड़े या अपनी अलग अलग बातें करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नए आइडिया पे वर्क करने वाला होना चाहिए। तो वहां से आपको नए आइडियाज मिलेंगे। नए आइडियाज मिलेंगे तो वहां से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे करना क्या है। बच्चों यही तो प्रॉब्लम है, आधे से ज्यादा लोगों की तो यही प्रॉब्लम है कि वो यही नहीं सोच पाते कि उन्हें करना क्या है। तो उन्हें करना क्या है, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा बच्चों। पहले अच्छे लोगों की संगत में आओ। अपने फैमिली मेंबर भी तो कहते हैं ना कि आप कैसे दोस्तों की संगत में हो, कैसे लोगों की संगत में हो, किस शहर में हो, क्या आप एक पॉजिटिव शहर के अंदर हो, क्या वहां पर जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है वो अच्छे लोगों के साथ मिल पा रही है। तो बच्चों जब वो अच्छे लोग आपके साथ होंगे, जब अच्छे लोग आपके साथ होंगे तभी आपको एक अच्छी लीडरशिप मिल पाएगी। और अच्छी लीडरशिप मिल पाएगी फिर आप सोच पाओगे कि आपको करना क्या है। तो वहां से आप स्टार्ट, आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि फर्स्ट हु, कि पहले कौन। क्या उनमें से कोई एक इंसान होगा जो स्टार्ट करेगा या आप वो होंगे जो जिसने स्टार्ट कर दिया है। फिर आप एक आइडिया पे वर्क करोगे, उस आइडिया के बारे में बाकी लोगों से डिस्कस करोगे कि आपको कंपनी किस चीज के बारे में स्टार्ट करनी है। आपको टेक्सटाइल के अंदर जाना है या आपको फूड इंडस्ट्री के अंदर जाना है,
आपको स्टील कंपनी के लिए कुछ करना है या आप टेक्नोलॉजी में जाना है, आपको किस रास्ते में जाना है, आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाना है, किस सेक्टर में जाना है, तो वो सोच जो है ना बच्चों, वो जब आप अच्छे लोगों के साथ होगे तभी आपको उस सोच के बारे में पता चलेगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में होगे तो बच्चों आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप किन लोगों के साथ हो। तो इसलिए कहते हैं द राइट पीपल ऑन द बस। आपकी बस के ऊपर, आपकी जर्नी के लिए बच्चों आपके साथ कैसे लोग होने चाहिए? हमेशा अच्छे लोग आपके साथ होने चाहिए। तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, और उसी डिसीजन के बेस पर ही बच्चों आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, और वी कैन से द गुड टू ग्रेट लीडर्स बिगिन द ट्रांसफॉर्मेशन बाय फर्स्ट गेटिंग द राइट पीपल ऑन द बस। यानी सबसे पहले ये बस जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बार बार बात करेंगे कि इसके अंदर कैसे लोग होने चाहिए, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप एक अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बिल्ड कर पाओगे। एंड देन फिगर आउट वेयर टू ड्राइव। यानी बच्चों जब अच्छे लोग होंगे आपके साथ, तब वो अच्छे लोग और अच्छा ड्राइवर है, तो अब वो जहां भी लेके जाए आपको सही जगह ही लेके जाएगा। तो बच्चों ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट लेवल 5 के जो लीडर्स है ना बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट हु का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट हु बच्चों कंप्लीट हो गया कि अच्छे लोग जब साथ होंगे, तो बच्चों देन व्हाट का मतलब अब क्या करे। तो वो क्या करेगा क्वेश्चन जो है बच्चों, वो भी आपको उसका आंसर भी 1 सेकंड में या कुछ वक्त में जरूर मिल जाता है, बहुत ही जल्दी मिलता है। प्रोवाइडेड कि आप जब अकेले हो या जब गलत लोगों के साथ हो तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि आपको यही नहीं पता चलता कि आपको पहले शुरुआत आपको करनी है, किसको करनी है। तो first who, then what? Once you have the right people in place, figure out the best path is greatness. After that, लेवल 4 के जो लीडर्स है बच्चों, लेवल 4 के जो लीडर है ना, देखो लेवल 5 के लीडर के बारे में हमने बात की, और लेवल 4 लीडर जो है बच्चों, लेवल 4 लीडर के एक कम लेवल का अगर लीडर है, ये बुरा नहीं है बच्चों, लेकिन अपने अगर एक लेवल नीचे लेके आते हैं तो उसकी सोच कैसी होती है। देखो, हमें हमेशा बिजनेस के अंदर दोनों चीजें देखनी होती है, इंडिविजुअल भी दोनों चीजें देखनी होती है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो बिल्कुल 100% सही है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है? इसलिए अपने को अपना पूरा ही अपने आप को 100% सही नहीं मानना, अपने को रैशनल थिंकिंग भी करनी है कि लेवल 4 के जो लीडर है उसके बारे में अगर हम बात करें कि अ जीनियस विद 1000 हेल्पर, कि लेवल 4 का जो लीडर है वो कैसे बिहेव करता है। वो बच्चों हमेशा अपने हेल्पर ढूंढता रहता है, इंडिविजुअल रह के अपने हेल्पर ढूंढता रहता है कि शायद वो मेरा काम करते, शायद वो मेरा काम करते, जिसकी वजह से वो लैग कर जाता है। फर्स्ट हु सेट ए विजन फॉर वेयर टू ड्राइव द बस। तो लेवल 4 का जो लीडर है वो तो ये सोचता है कि बस कहाँ लेके जानी है, जबकि लेवल 5 का लीडर क्या कहता है, लेवल 5 का लीडर ये कहता है कि जब अच्छे लोग बस के अंदर है तो हम बस जहां भी लेके जाएंगे, और वी कैन से कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी सोचेंगे तो वो हम अच्छा ही करेंगे। देखो कंपेयर करो, लेवल 5 का लीडर है, उसके अंदर तो बस के अंदर सभी लोग अच्छे हैं, शानदार है, उनका ड्राइवर भी अच्छा है, इसलिए वो जहां भी जाएंगे उनको एक सही रास्ते में और एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छी कंपनी वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके साथ अच्छे लोग हैं। लेवल 4 का लीडर है, पहले तो उसके पास 1000 हेल्पर्स है, वो 1000 हेल्पर लेके सोच रहा है कि मैं एक अच्छी कंपनी या एक अच्छा काम शुरू कर दूं, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन अपने कंपेयर कर रहे हैं। बाकी डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपको लेना है। सेट ए विजन फॉर वेयर टू ड्राइव द बस, डेवलप ए रोड मैप फॉर ड्राइविंग द बस। फिर वो रोड मैप तैयार करता है कि मेरे को बस कहाँ लेके जानी है। तो इतना फर्क है लेवल 5 और लेवल 4। उसके बाद वो सोचता है देन व्हाट, एनलिस्ट ए क्रू ऑफ हाईली कैपेबल हेल्पर्स टू मेक द विजन हैपन। वो अपने हेल्पर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है कि ये डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या करना है। आफ्टर दैट इट्स हु यू पे, नॉट हाउ यू पे देम। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हम किसी को जो सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी हम किस बेस पे दे रहे हैं, अपने को सैलरी किस तरीके से देनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आप ये सोचो, अगर आप एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो सबसे पहले
हमने एक बात की थी पीछे इंडिविजुअल की, कि आपके पास इंडिविजुअल जो आपने सिलेक्शन किया है वो बहुत ही सही होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको कितनी सैलरी देनी है, कितनी तनख्वाह देनी है, कितने पैसे देने हैं, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हु यू पे, नॉट हाउ यू पे देम। सबसे पहले अपनी बात करते हैं, यस कंपनसेशन एंड इंसेंटिव आर इम्पोर्टेंट। कंपनी के अंदर जो इम्प्लॉय कर रहे वर्क कर रहे हैं उनको बच्चों कंपनसेशन सैलरी देना और टाइम टू टाइम इंसेंटिव देना बच्चों बहुत जरूरी है, जिससे वो कंपनी के साथ रहें। कंपनी के साथ रहना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों का कंपनी के अंदर रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। बट फॉर वेरी डिफरेंट रीजन इन गुड टू ग्रेट कंपनी, द पर्पज ऑफ ए compensation system should not be to गेट द राइट बिहेवियर फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। अब देखो बच्चों, सैलरी जब अपने इंसेंटिव बढ़ाते हैं तो अपने इसलिए नहीं बढ़ाते कि जो बुरे लोग हैं वो भी अपने साथ रहें। देखो, समझो बात को, कि कंपनी के अंदर जो अच्छे लोग वर्क कर रहे हैं उनको अगर अपने इंसेंटिव बढ़ाए, उनका इंसेंटिव बढ़ाए, तो अपने क्या चाहते हैं, अपने इंसेंटिव इसलिए बढ़ाते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो हमारी कंपनी में रहने चाहिए, लेकिन बुरे लोगों की कंपनी में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों को ही कंपनी में रखना है और उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव देना इसलिए जरूरी है, इसलिए उनको इंक्रीमेंट देना या एक्स्ट्रा उनको पैसे देना इसलिए जरूरी है, ताकि वो हमारी कंपनी के अंदर सबसे बड़े असेट वही लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो कंपनी के लिए प्लस पॉजिटिव बातें लेके चलते हैं, या उनको कंपनी का जो रोड मैप है या कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अंदर वो बच्चों अच्छी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, और उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बहुत शानदार है। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। आफ्टर दैट, रिगरस नॉट रूथलेस। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही एक थिन लाइन है कि कंपनी का लीडर या कंपनी का सीईओ या एक स्कूल का प्रिंसिपल, इनके अंदर बच्चों एक खास बात ये होनी चाहिए कि उनके डिसीजन है वो रिगरस होने चाहिए, ना कि रूथलेस। रूथलेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीइंग रिगरस मींस मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड। आपको स्टैंडर्ड हाई रखने हैं। Being rigorous means maintaining high standard, discipline, and consistency while still valuing fairness and empathy. It is about doing things thoroughly, demanding accuracy, and expecting the best effort without harming or humiliating anyone. तो बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अंदर, सबसे पहले आपके अंदर कंपनी को लेकर रुथलेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को लेकर भी आपके अंदर बिल्कुल भी क्रुएल्टी या रुथलेस या गलत सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात याद रखना, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही इंसान को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सही वर्क दिया है। अब बच्चे अपने ये सोच के चल रहे हैं कि आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश की है जिसकी ग्रोथ के बारे में अपने आपने एम्प्लॉय हायर किए हैं, और आपने एम्प्लॉय जो हायर किए हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से जब हायर कर लिए, आपने जो पॉलिसी बनाई है कंपनी की ग्रोथ को लेकर और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन आप वन बाय वन जब अपने एम्प्लॉय से करवाना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। वो बिल्कुल भी इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी को हार्मिंग करने की फेज के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके अंदर ह्यूमिलेट की एक भी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिक उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके डिसिप्लिन को फॉलो करें। ऑन द अदर हैंड, बीइंग रूथलेस, अब देखो रूथलेस होने से क्या होगा। बीइंग रूथलेस इग्नोर्स इमोशंस, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी, एंड एथिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। परसूट ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। अ रूथलेस पर्सन पुश फॉर सक्सेस एट एनी कॉस्ट, और आप हर कीमत पे, हर कीमत पे अपनी कंपनी की जो ग्रोथ को या सक्सेस को पाना चाहोगे, लेकिन जब इंडिविजुअल लोगों को आप हार्म कर दोगे तो एक सेकंड के लिए आपको फील भी हो सकता है कि अपने सही चल रहे हैं, लेकिन उसका जो लेट टाइम जो रिजल्ट रहेगा वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, ऑफन हर्टिंग पीपल और कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू। देयरफॉर ट्रू प्रोग्रेस comes from being rigorous in work and behavior but not ruthless in attitude
strong in expectation yet compensate in approach. आफ्टर दैट, हाउ टू बी रिग्रेस। बच्चों रिग्रेस होने का क्या प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे बच्चों पहले इसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल अपने को डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन नंबर 1 जो है हमारे पास वो होगा, व्हेन इन डाउट डोंट हायर कीप लुकिंग। बच्चों देखो कितनी शानदार बात की है। एज ए कंपनी के लीडर या कंपनी का सीईओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर लीडर हो, मालिक हो, तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, तो आपको जब भी उसके ऊपर डाउट लगे, तो आपको उसे बिल्कुल भी हायर नहीं करना है। और हर बार नए एम्प्लॉय के बारे में सर्च करते ही रहना है। जब तक आपको किसी के ऊपर 100% विश्वास ना हो, तब तक आप उसको कंपनी के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर या अपनी संगत के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी बस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होना, शानदार लोग होना, कॉम्पिटेंट लोग होना बहुत जरूरी है। व्हेन इन डाउट, अगर आपको डाउट है, डोंट हायर कीप लुकिंग। अब इसके अंदर बच्चों एक बात ये रहती है, कोई भी कंपनी अगर आप सीईओ हो, एंटरप्रेन्योर हो या आप किसी संस्था के मालिक हो, तो इस बात को लेकर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो डाउट हमेशा ही रहेगा। नहीं, डाउट हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप अपनी पॉलिसी को लेकर बहुत सटीक है, बहुत एग्जैक्ट है, आपका अपना पाथ आपको पता है कि मेरे को जिस जिस चीज को अचीव करना है उसका पाथ अगर आपको पता है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए जिसको आप हायर करना चाहते हैं। जैसे आप किसी सब्जेक्ट टीचर को हायर करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लास वो पढ़ाना चाहता है उसके बारे में उसको बिल्कुल नॉलेज, 100% नॉलेज उसे होनी चाहिए। उसे अपना शेड्यूल पता होना चाहिए कि पूरा दिन, पूरे 8 पीरियड वो कैसे काउंट करेगा, बच्चों को कैसे टेस्ट सीरीज देगा, उसके बारे में उन्हें सब कुछ पता होगा। किसी भी टेक्सटाइल कंपनी के अंदर अगर आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हो, तो उसे अपनी कंपनी के बारे में, पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट के बारे में पता होगा, मार्केट वैल्यू के बारे में पता होगा, अपना सेल्स की जो पूरी टीम है उसके बारे में पता होगा, सेल्स एरिया के बारे में पता होगा, कहाँ से क्या रिजल्ट आएंगे उन सभी के बारे में पता होगा। बिल्कुल हायरिंग की जो पोजीशन है, वो एचआर का जो डिपार्टमेंट है, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर वहां से ह्यूमन रिसोर्स ही आपने अगर गलत ले लिए, तो वो आपकी कंपनी के अंदर आपके चाहते हुए भी सही मैनेजमेंट नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी कंपनी, एक महान कंपनी के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएगी। आफ्टर दैट, सेकंड बच्चों प्रिंसिपल है, व्हेन यू नो यू नीड टू मेक ए पीपल चेंज देन एक्ट ऑन इट। अगर आपको लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन लेके आना है, ठीक है, तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बातें करनी पड़ेगी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पॉलिसी ऐसी बनाओगे, आप नियम ऐसे बनाओगे, आप उनको वर्क ऐसा दोगे, आप उनको वर्किंग की एकदम सिस्टम बना के दोगे कि इस तरीके से आपको वर्क करना है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी के अंदर उसकी ग्रोथ दिखेगी, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर दिखेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए ये मोस्टली, और आप इंडिविजुअल भी इस बात को लेकर चल सकते हो कि जैसे आप चाहते हो कि आपके अंदर चेंजेस आए, आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए, और आप ये चाहते हो कि एक दिन में चेंज आ जाए या एक महीने में चेंज आ जाए, तो उन चेंज पे ज्यादा फोकस करने की बजाय आप एक रूटीन बनाओ और आपको उस रूटीन को फॉलो करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो वो प्रोसेस या वो रूटीन आप जो फिक्स करोगे कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इतनी टाइम पढ़ना है या इतनी टाइम दौड़ लगानी है, इतनी टाइम मेरे को अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इमोशनल एक्टिविटी करनी है, बुक पढ़ना है, या मेरे को मेरी कंपनी के अंदर इतना टाइम सेल्स को देना है, इतना टाइम टेक्नोलॉजी को देना है, तो ये वर्क फिक्स कर लो, जिसकी वजह से चेंजेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ना कि सिर्फ बातें करने से। पुट योर बेस्ट पीपल ऑन योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप मोस्टली क्या करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा डिस्कस करने पर बिलीव रखते हो। आप क्या करो, आप अच्छे जो काम करना चाहते हो, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है भविष्य के अंदर, कंपनी को जो अच्छे वर्क करना है ना, जो उसके अंदर अपने अच्छे एम्प्लॉय को लगाओ, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर लगाओ। आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में आपको डिसीजन खुद लेने हैं, ताकि आप अपने पॉजिटिव डिसीजन से पहले उस प्रॉब्लम से बाहर आओ, और अच्छे लोगों के अंदर जो पावर थी किस चीज की, काम को और अच्छा करने की, तो उनकी पावर को वहां आप यूज करो। अदरवाइज आप क्या कर अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उनकी जो मेन पावर थी वो प्रॉब्लम के अंदर यूज हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को? आपको सही व्यक्ति की सही पावर
सही जगह यूज करनी है। इसको ऐसे समझो कि सही मशीन की सही टाइम पे सही जगह यूज करना है, ना कि गलत जगह यूज कर लेना है। आपको इस तरीके से लोगों को यूज करना है ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के अंदर उसका इफेक्ट दे पाए, ना कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको उनकी हेल्प लेनी है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी आपकी कंपनी के बारे में, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में जो ब्रूटल फैक्ट्स है बच्चों, वो जानने बहुत जरूरी है। जो फैक्ट है उनको बच्चों जब आप जान पाओगे, आप अपनी कमजोरियों के बारे में जब जान पाओगे तभी उन पर वर्क कर पाओगे। अगर आप अपनी कमजोरी नहीं जानना चाहते तो समझ लो बच्चों उन पे वर्क कैसे करोगे। अगर आप अपनी कमजोरी जानना ही नहीं चाहते तो उन पे वर्क कैसे करोगे। इसलिए कंपनी का अगर ग्राफ गिर रहा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ गिर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो बच्चों कहीं ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कंपनी लैग कर रही है, आपकी कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले जानो, ना कि बाकी लोगों के बारे में एक केओस क्रिएट करना है। नहीं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानो, फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो मुझे कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट। देयर इज नो वर्स मिस्टेक इन पब्लिक लीडरशिप देन टू होल्ड आउट फॉल्स होप्स सून टू बी स्वेप्ट अवे। तो जो फालतू की या गलत उम्मीदें नहीं रखनी है अपनी कंपनी से, या अपने आप से भी गलत उम्मीदें मत रखो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या हमारी कंपनी ये कर देगी वो कर दी, ऐसी गलत होप नहीं रखनी। आपको सही पॉलिसी बनानी है, सही नियम बनाने हैं, सही चीजें क्रिएट करनी है, सही रास्ते सेलेक्ट करने हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कंपनी को गुड टू ग्रेट के पाथ के ऊपर लेकर चल सको। इसलिए सबसे पहले ब्रूटल फैक्ट जो है ना अपने बारे में, अपने अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, ताकि आप उन पर जल्द से जल्द वर्क कर सको। When you start with an honest and diligent effort to determine the truth of your situation, जब आपको अपनी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तभी तो बच्चों आप राइट डिसीजन ले पाओगे। आप सही डिसीजन कब ले पाओगे, जब आपको आपकी सिचुएशन के बारे में पता होगा। आपको सिचुएशन के बारे में पता नहीं होगा, कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता नहीं होगा, कंपनी के चार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, लीडरशिप के बारे में नहीं पता, कहीं पे भी लैग कर रही है कंपनी, अगर उसके ब्रूटल फैक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता, तो बच्चों आप राइट डिसीजन कैसे ले पाओगे। ऑफन बिकम सेल्फ एविडेंट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजन विदाउट इन्फ्यूजिंग द एंटायर प्रोसेस विद एन ऑनेस्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ द ब्रूटल फैक्ट। बच्चों कंपनी के बारे में ब्रूटल फैक्ट जब तक आपको नहीं पता है, उसके अंदर मिस्टेक्स जब तक आपको नहीं पता है, तब तक आप राइट डिसीजन बच्चों नहीं ले सकते। आफ्टर दैट, creating a climate where the truth is heard involve for basis practices। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप किसी कंपनी के मालिक हो, सीईओ हो, आप किसी संस्था के मालिक हो, या संस्था के लीडर हो, या आप किसी भी पोजीशन पे हो, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे कंपनी के बारे में भले ही अच्छी बातें हो, भले ही बुरी बातें हो, वो दोनों आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास चल के आए, और आप उन्हें अच्छी तरीके से सुन सको। समझने की आपके अंदर क्षमता हो कि आप उन चीजों को समझ भी पाओ। लीड विद क्वेश्चन नॉट आंसर। आपको हमेशा क्वेश्चन पे वर्क करना है, हमेशा उत्तर नहीं देने की ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे करना है। वो तो आप अपनी पॉलिसी के अंदर रखो ना। आप अपना एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करके रखो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो आप चाहते हो वो हो जाए। सबसे पहले लोगों से क्वेश्चन पूछो, अपने एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछो कि हाँ भाई हमारी कंपनी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं। तो जो आप क्वेश्चन पूछोगे तब आपको आंसर मिलेगा। आपको आंसर तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद ही आंसर देने लग जाओगे तो आपको कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रियल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चलेगा। ऐसे बच्चों इंडिविजुअल, जब आप अपने आप को बता देते हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ, तो आप बहुत सी चीजें छोड़ देते हो कि हाँ भाई मैं बुरा किस में हूँ, मैंने आज पूरे दिन में क्या गलत किया। जब तक आप इन अपने आप को एकदम स्क्रूटनी के अंदर नहीं लेके आओगे, पूरे दिन के अंदर चार्ट के अंदर अपनी ब्रूटल फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा कि आपने कहाँ कहाँ पूरे दिन में गलतियां की है, तब तक बच्चों आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है।
जब मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, तो यहाँ पे बच्चों इंडिविजुअल कंपनी का जो मालिक है, इंडिविजुअल अगर आप कोई पर्सनैलिटी हो, तो वो भी जाने कि कैसे अपने आप से क्वेश्चन पूछ के, अपनी कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछ के आप बेहतर उत्तर या अच्छे आंसर तक बच्चों, या अपने कह सकते हैं राइट आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, राइट आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। एंगेज इन डायलॉग नॉट इन डिबेट। बच्चों आपको डिबेट नहीं करनी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, तो आप डिबेट में विश्वास मत रखो अपनी कंपनी के अंदर। आप डायलॉग करो, डायलॉग यानी बातचीत करो, लोगों से पूछो, उनके बिहेवियर का थोड़ी स्टडी करके उनसे पूछो कि अभी अपने कहाँ लैग कर रहे हैं। नोट कोइरिजन, आपको एक दूसरे की बात इस तरीके से काटनी नहीं है। हर इंसान की बात, हर एम्प्लॉय की बात सुननी है, और उनको अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करके, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉलिसी में शामिल करो, अगर नेगेटिव है तो उसे लेट इट बी करके पॉजिटिव बातें कंपनी में शामिल, कंपनी की पॉलिसी के अंदर शामिल करनी है। कंडक्ट ऑटोप्सीज विदाउट ब्लेम, किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करना। आपके पास अगर 50 लोगों की टीम है, तो आपको ब्लेम किसी पे भी नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली क्या होता है लीडरशिप के अंदर, आप जब आप कंपनी की मीटिंग लेते हो, या अपनी काउंसिल के अंदर मीटिंग लेते हो, या अपने एम्प्लॉय की मीटिंग लेते हो, तो आप किसी इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछ के उसका उत्तर वहीं दे देते हो। और अगर उस इंडिविजुअल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, उसका डिसीजन नहीं सही होता, तो आप उसको वहीं सभी के सामने बता देते हो, जो कि सबसे बुरी बात है। इसको आप अपने बच्चों के ऊपर भी ले सकते हो, कि आप अपने बच्चों के बारे में अगर कोई बुरी चीज है या गलत बात है, तो आप अगर उनके दोस्तों के सामने ही उसके बारे में बात बता दोगे, उसकी बेइज्जती कर दोगे, तो ये बहुत बुरा होता है। ये बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेगा। सेम ऐसे ही इम्प्लॉय पर भी बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। आपको अपने इम्प्लॉय की बात सुननी है, और बाद में इंडिविजुअल बुलाकर उसे, या इंडिविजुअल और ही बहुत मेथड है, बाय मेल या बाय मैसेज, आप उसे इंडिविजुअल बताओ कि आपकी यहाँ गलती है, और आप इस चीज के अंदर क्या करो, थोड़ा अमेंडमेंट कर लो, या थोड़ा संशोधन कर लो, थोड़ी उन चीजों को सही कर लो। ठीक है। पुल्ड रेड फ्लैग्स, बच्चों रेड फ्लैग्स मैकेनिज्म दैट टर्न इंफॉर्मेशन इनटू इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप रेड फ्लैग्स क्रिएट करो। रेड फ्लैग्स का मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें हमेशा ध्यान रखो, जिसकी वजह से आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, आपकी कंपनी की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्ट पे ग्रोथ पड़ते हैं। उन रेड फ्लैग्स को देखते ही, यानी मान लो कि अगर बीमारी का सिम्टम पहले से ही पता चल जाए, तो बीमारी तक पहुंचेंगे नहीं, बीमारी बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए शुरुआती शुरुआती अगर फ्लैग्स आपको पता है बच्चों, कि हाँ ये सिम्टम अपने को दिख रहा है कंपनी के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीएनएल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी की प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी की सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सेल्स में या उस प्रोडक्शन के अंदर आप उस पॉइंट को फिगर आउट करने की कोशिश करो जल्द से जल्द, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आपने वो स्क्रू सही कर दिया, तो आपकी कंपनी के अंदर जो भी अगर सेल्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सही हो जाएगी। जैसे किसी किसी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, तो वो इंडिविजुअल सेल से स्टार्ट होती है। सेल के अंदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी, तो वो सेल्स बढ़ते बढ़ते ऑर्गन में प्रॉब्लम आई, फिर पूरी बॉडी में आई। तो ऐसे ही रेड फ्लैग्स का ध्यान रखो, रेड फ्लैग्स क्रिएट करके रखो, जिससे आपको कंपनी की अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले से पता चल जाए। आफ्टर दैट एक बच्चों बहुत ही शानदार स्टोकडेल पैराडॉक्स है। स्टोकडेल पैराडॉक्स के बारे में समझो। स्टोकडेल पैराडॉक्स क्या होता है? The key psychology for leading from good to great is the retain absolute faith that you can and you will। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही शानदार बात है। ध्यान से सुनिएगा सभी। सबसे पहले आप हमेशा हर सिचुएशन के अंदर ये सोच के रखोगे कि आप कर सकते हो, और आप ही करने वाले हो, और आप ही करोगे। कंपनी किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, आपको हमेशा ये सोचना है, और ये सोचते ही रहना है। आपके अंदर इंडिविजुअली, आपकी रग रग के अंदर ये बात होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। आपकी ये पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी, और आपकी अप्रोच के अंदर एक बेहतर चीज लेके आएगी, पॉजिटिव चीजें लेके आएगी आपकी अप्रोच के अंदर। आपकी अप्रोच को पॉजिटिव रखेगी रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स बच्चों कितनी भी हो, डजेंट मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। एंड एट द सेम टाइम कन्फ्रंट द मोस्ट ब्रूटल फैक्ट। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं।
पॉजिटिव रहना है, लेकिन ब्रूटल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ब्रूटल फैक्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखना है फॉर करंट रियलिटी, जिससे आपका रियलिटी चेक आपको मिलता रहे, वट एवर दे माइट बी, और वो कैसे भी ब्रूटल फैक्ट हो आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद अब बच्चों अपने बात करते हैं कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो अपने बात करते हैं ना कि अपने को इन अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, तो ये बच्चों फालतू की बातें हैं। गुड टू ग्रेट बुक के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। बच्चों बिल्कुल ही वेस्ट है। एफर्ट के अंदर यानी टाइम भी चला जाएगा, आपकी एनर्जी भी चली जाएगी, और जहां तक है कि मनी भी जा सकती है। तो बच्चों इसकी सोल्यूशन क्या है? द रियल क्वेश्चन इज नॉट हाउ डू वी मोटिवेट आवर पीपल। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है, रियल प्रॉब्लम है, रियल सोल्यूशन ये है, इफ यू हैव द राइट पीपल दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। द की इज टू नॉट डिमोटिवेट दैट। अब बच्चों कितनी शानदार बात कही है। सबसे पहले उसी बस को याद रखो कि उस बस में हमने अच्छे लोगों को लिया था जो पूरी तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड थे, यानी उनको कोई भी चीज डिमोटिवेट नहीं करती। इसलिए बच्चों ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिविजुअल आप भी ऐसे होने चाहिए कि आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। आपके अंदर इंडिविजुअल इतनी पावर हो जिसकी वजह से आप खुद को हर वक्त कंपनी की ग्रोथ के अंदर मोटिवेट करते रहो। तो बच्चों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद की ग्रोथ के बारे में बात करनी है। ऐसे लोग हायर बिल्कुल भी नहीं करने जिनको मोटिवेट करने की बार बार जरूरत पड़े, जिससे आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, टाइम इज सब कुछ है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों को मोटिवेट करने में, तो समझ लो लोगों के अंदर ही प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। आफ्टर दैट बच्चों बहुत शानदार इफेक्ट है, कंसेप्ट है एक हेज होग कंसेप्ट। हेज होग के बारे में समझते हैं। हु यू आर, आप कौन है? एक हेज होग या एक फोक्स हो, फोक्स यानी लोमड़ी। अब बात करते हैं हेज होग क्या होता है और लोमड़ी क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों लोमड़ी के पास है ना, जो लोमड़ी होती है, फोक्स जो होती है बच्चों, उसके पास हजार टैक्टिक्स होती है। वो अपना शिकार जब करती है तो अपने पास हजार टैक्टिक रखती है। ठीक है, थाउजेंड ऑफ टैक्टिक्स होती है इसके पास, अपने आप को बचाने के लिए भी, अपना शिकार करने के लिए भी, अपना खाना ढूंढने के लिए, ये हजार तरीकों के मेथड ढूंढती रहती है, और किसी भी एक मेथड पर ज्यादा वर्क नहीं करती। बात करते हैं बच्चों हेज होग क्या होता है। हेज होग ये होता है कि इसके शरीर पर ये बहुत सारे कांटे होते हैं। अब ये इन कांटों को ही बच्चों यूज करता है। इसके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हर बार ये अपने आप को एक छोटी सी गेंद की तरह बना लेता है, और जो दूसरे वाला जानवर होता है उसके ऊपर इन कांटों से ही बच्चों अटैक कर देता है, या दूसरे वाला जानवर इसको क्या इसको पकड़ भी नहीं सकता, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ये हेज हो क्या करता है, हेज हो हेज हो के पास एक क्वालिटी है और वो उसमें ही परफेक्ट है। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको, आपकी कंपनी को, और आपको इंडिविजुअल हमेशा एक चीज के ऊपर हजार बार प्रैक्टिस करनी है, ना कि बहुत से तरीकों को बार बार लेके आना है। लोमड़ी क्या करती है, बहुत से तरीकों को आजमाती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है। जबकि हेज होग जो होता है बच्चों, हेज होग जो होता है वो एक ही टेक्निक को, इसके पास एक ही टेक्निक है और ये सभी पर वही अप्लाई करता है। ये नहीं अपनी एक टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस कर करके अपने आप को उसके अंदर 100% उसके ऊपर वर्क करता है, और उसको इसको रिजल्ट भी 100% मिलते हैं। ये कभी फेल नहीं होता, हर बार अपने आप को बचा लेता है, अपना भोजन बना लेता है, अपने भोजन को अच्छी तरीके से ढूंढ लेता है, उसको खा लेता है, अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा लेता है, क्योंकि ये एक ही चीज पर बार बार प्रैक्टिस करता है, ना कि लोमड़ी की तरह हजार टैक्टिक रखता है। इसलिए आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर आपको एटलीस्ट एक काम तो अच्छी तरीके से करना आना ही चाहिए, और जिस काम के लिए कंपनी ने आपको हायर किया है वो तो 100%। तो बच्चों ये हैज होक कंसेप्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि आपके अंदर इंडिविजुअली क्या पावर है और आप किस एरिया के अंदर वर्क करते हो। आई होप सो आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी तो आपको अच्छी लगी होगी, तो बच्चों जरूर लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ कंसेप्ट, रिजल्ट्स ऑफ कंसेप्ट बच्चों, ये जो अपना हैज होप कंसेप्ट है, इसके रिजल्ट देखो क्या है। रिजल्ट है व्हाट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप जिस चीज में सबसे शानदार हैं आपको वही करना है, आपको वही करना है। लेकिन अब क्वेश्चन एक फिर से है आपके लिए कि अब आपको मन में ये आता होगा कि हम क्या करें, हम शानदार है किस चीज के अंदर।
हम परफेक्ट है किस चीज के अंदर परफेक्ट है? बच्चों इस चीज का जवाब आपको मिलेगा आगे, वीडियो के अंदर ही आगे मिलेगा, ध्यान से देखते जाइए। व्हाट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड, व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन। बच्चों आप जो कर रहे हो, क्या आपको उस चीज से पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल पा रहे हैं, आपकी फैमिली रन हो पा रही है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर उसके अंदर प्रॉफिट दिख रहा है आप जो करना चाहते हो? आपने जो कंपनी के लिए पॉलिसी बनाई है, क्या वो कंपनी की बैलेंस शीट में पॉजिटिव इफेक्ट दे पा रही है? अगर दे पा रही है तो समझ लो आप एकदम सही रास्ते पे हो। What you can be the best in the world, what drives your economic engine, what you are deeply passionate about। तो बच्चों जब कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ेगी, कंपनी में पैसा आएगा और आपके इंडिविजुअल आपके पास पैसा आएगा, आपकी फैमिली के पास पैसा आएगा ना बच्चों, वही आपके पैशन में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप पैशन हो गए फिर पैसा आएगा। पैसा और पैशन एक दूसरे के प्रपोर्शन है। आपके पास पैसा आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो पैशन है वहाँ वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली सिचुएशन के अंदर आना है कि जिससे आपको बेस्ट फील हो और वही काम आप अच्छी तरीके से कर पाए। आफ्टर दैट द गुड टू ग्रेट कंपनी डिडंट से ओके फॉक्स लेट्स गेट पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू। ऐसा नहीं है, देखो गुड टू ग्रेट कंपनी क्या होती है, ऐसा नहीं कहती कि अपने जो कर रहे हैं, अपने जो कर रहे हैं उसमें अपने आप पैशनेट हो जाए। ध्यान से सुनो, ऐसा थोड़ी होता है कि जो आप कर रहे हो उसमें पैशनेट हो, ऐसा नहीं। सेंसिबल sensibly they go the other way entirely, they do that they passionate about। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसके लिए पैशनेट हो जाऊं, नहीं, वो जिन चीजों के लिए पैशनेट होते हैं वो वही करते हैं। बच्चों देखो वो शानदार बात है, आपको जो काम करना है, देखो एक काम सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, अगर एज ए कंपनी के मालिक अगर आप ये सोच रहे हो मैं टेक्सटाइल के अंदर भी चला जाऊं, फूड के अंदर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, ऐसे 50 चीज के अंदर अगर आप हाथ मारोगे तो आपके पास जो एक चीज थी वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। हाँ, उसके अंदर आप जब बहुत ही अच्छे हो जाओ, बहुत ही परफेक्ट हो जाओ, तब आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहो तो वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले हमेशा याद रखना, द गुड टू ग्रेट कंपनी डिडंट से ओके फोक्स लेट्स गेट पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू। जो अपने कर रहे हैं उसके लिए पैशनेट नहीं होना, जो पैशनेट है जिसके लिए वो करना है, दे डू दैट दे पैशनेट अबाउट। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है द काउंसिल। द काउंसिल का मतलब है ऐसे लोग जिनको हमने कंपनी में हायर किया है। तो एज यूजुअल बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका था कंपनी में कैसे लोग हायर करने हैं, हमारी बस के अंदर कैसे लोग हो और उनसे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो कैसे हो लोग, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए, द काउंसिल एग्जिस्ट एज ए डिवाइस टू गेन अंडरस्टैंडिंग। काउंसिल हमारे लोग हमारे पास ऐसे होने चाहिए, हमारी काउंसिल ऐसी होनी चाहिए, device to gain understanding about important issue facing the organization. Number two, each council member has the ability to argue and debate in search of understanding, not from the egoistic need to win a point or protect a parochial interest. Number three, deep knowledge of issue. Number four, periodically meetings। तो हमारी जो बच्चों काउंसिल है, हमारी जो काउंसिल है उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने ये चार बताई, वो क्या क्या बात है? पहली बात है कि हमारी जो काउंसिल के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। ईच काउंसिल का जो मेंबर है बच्चों, ईच मेंबर के पास कंपनी के बारे में फुली नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो डिबेट अच्छी तरीके से कर पाए, डायलॉग अच्छी तरीके से कर पाए, उसको समझ पाए। नॉट फ्रॉम द ईगोस्टिक, उसके अंदर वो अपने ईगोस्टिक को बीच में ना लेके आए, अपनी ईगो को बीच में ना लेके आए, वो सही डिसीजन ले कि कंपनी के लिए जो फायदेमंद है, कंपनी के जो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करे, हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए। डीप नॉलेज ऑफ द इशू, उन्हें जो कंपनी का इशू है, कोई प्रॉब्लम आई है कंपनी में, तो उसके बारे में बच्चों डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिकली मीटिंग, और बच्चों टाइम टू टाइम मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, सीईओ हो, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज की, अपने टीएल्स की, टीम लीडर्स की टाइम टू टाइम बच्चों पीरियोडिकली मीटिंग लेनी है। आप किसी मैनेजमेंट के अंदर हो तो काउंसिल की मीटिंग टाइमली होनी चाहिए, और भी कैसे वीकली या मंथली जो भी आपने
एकदम टाइम टू टाइम कर रखा है वो होनी ही चाहिए। आफ्टर दैट कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, कंपनी के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और वो डिसिप्लिन बच्चों क्या क्या वर्क करेगा इस पे अपने बात करते हैं। द गुड टू ग्रेट कंपनीज बुilt a consistent system with clear consistent but they also gave people freedom। अब देखो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब समझो। but they also gave people freedom and responsibility within the framework of that system। they hire self disciplined people who didn't need to be managed। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको पहले से ही डिसिप्लिन लोग लेने हैं जो इंडिविजुअली डिसिप्लिन हो, जिसको आपको अलग से डिसिप्लिन बनाने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट भी है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में बच्चों ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक एक बात को आप लिख लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। डिसिप्लिन, एवरीवन वुड लाइक टू बी द बेस्ट। प्रत्येक इंसान बेस्ट बनना चाहता है बट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन लैक द डिसिप्लिन। लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन लैक कर जाती है जिससे वो गुड टू ग्रेट का सफर कवर नहीं कर पाती। to figure out with egoless clarity what they can be the best, but and they will to do whatever it takes to turn that potential into reality। तो बच्चों वो क्या करना चाहती है जिसमें वो बेस्ट थी, अगर उन्हें उनके बारे में नहीं पता होगा तो वो अपनी पोटेंशियल का सही फायदा नहीं उठा पाएगी। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इज ए कल्चर नॉट ए टेरेंट। बच्चों आपके पास पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, कंपनी के अंदर नियम ऐसे होने चाहिए जिससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन बने, ना कि आपको अलग से डिसिप्लिन के बारे में समझाना पड़े। यानी कंपनी का कल्चर ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ना, कल्चर ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बन जाए, ना कि अलग से डिसिप्लिन के बारे में बताना पड़े। Discipline, anything that doesn't fit with our hedgehog concept, we will not do। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो नियम आपकी पॉलिसी में नहीं है, कंपनी की ग्रोथ की पॉलिसी बनाते वक्त आपने उस नियम को नहीं जोड़ा, तो वो नियम आपको नहीं रखना। जो काम नहीं लिखा वो काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इसलिए आपको सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ के अंदर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना। जब नहीं करने की बातें पता होगी तो ऑटोमेटिकली वो काम होंगे जो होने चाहिए थे। डिसिप्लिन, इट टेक डिसिप्लिन टू से नो। बच्चों कंपनी के लिए जो बुरी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बुरी चीजें हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए, आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए जो बुरी चीजें हैं, उनको नो करना आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हर चीज को हाँ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने लिए जो आपकी कंपनी के लिए जो लॉस मेकिंग डिसीजंस है उनको नहीं लेना। ऐसे डिसीजन कंपनी के लिए या आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल खराब है, जो आपकी ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाले। इसलिए आपको नो कहना सीखना है। जब आप नो कहना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो राइट डिसीजन है वो आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली वर्क करने स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, इकोनॉमी नीड डिसिप्लिन एंड मनी फॉलोज इट। बच्चों आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वो डिसिप्लिन ही डिसाइड करेगा, जिससे उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा, पैसा आएगा। आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप जिसमें पैशनेट हो, तो वो सब कुछ डिसिप्लिन की वजह से आएगा, जिससे आपके पास पैसे आएंगे और आपकी सोशल लाइफ या आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर होगी। इसलिए डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमी नीड्स डिसिप्लिन। अगर आप कंपनी की पीएनएल बैलेंस शीट को अच्छा रखना चाहते हो तो डिसिप्लिन को फॉलो करो, जिससे कंपनी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। डिसिप्लिन, स्टार्ट ए स्टॉप डूइंग लिस्ट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। स्टॉप डूइंग लिस्ट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट नॉट टू डू। बच्चों यहाँ पे नोट आएगा, व्हाट नॉट टू डू। देखो क्या करना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना। क्या नहीं करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। क्या करना है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है कि क्या नहीं करना। क्योंकि जब नहीं करने वाली चीजें, जब कंपनी में से बुरी चीजें निकल जाएंगी तो ऑटोमेटिक बच्चों अच्छी चीजें ही होंगी। ऐसे ही आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे भी यही चीज वर्क करेगी कि क्या करना है। इससे ज्यादा अच्छा आप ये सोच भी लेना एक बार, एक बार
ये लिस्ट भी बना लेना कि क्या नहीं करना। जब नहीं करने वाली, जब बुरी आदतें छोड़ दोगे तो अच्छी आदतें ऑटोमेटिक आ जाएगी। लास्ट बच्चों, फाइनल है टेक्नोलॉजी एक्सीलरेटर, कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर टेक्नोलॉजी बच्चों कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स ए कंपनी एंड इट्स ग्रोथ। टेक्नोलॉजी इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी, allowing company to produce more in less time. It improves accuracy and decisions making through data analysis, AI, and automation. Technology reduce cost by minimizing human error and optimizing resource. It opens new market and customer reach through online platform, digital marketing, and global connectivity. टेक्नोलॉजी इनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके आती है, जिसकी हेल्प से हेल्पिंग कंपनी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो नए प्रोडक्ट बना सकती है, अपनी सर्विस को बेहतर कर सकती है, और अपने बिजनेस मॉडल को बच्चों और भी बहुत शानदार बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकती है। आफ्टर दैट, तो इस तरीके से बच्चों टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा यूज होता है कंपनी की ग्रोथ के अंदर। लेकिन एक बात याद रखो, कंपनी ग्रोथ के अंदर टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस होंगे तो कुछ माइनस भी होंगे। अपने हैं को टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ही यूज़ नहीं करनी कि जिससे हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अगर बच्चों आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपनी तरफ से कोई सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो। थैंक यू। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस बच्चों, क्रिएट डिपेंडेंसी। देखो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है टेक्नोलॉजी के, क्रिएट डिपेंडेंसी। इफ द सिस्टम फेल्स द वर्क स्टॉप्स। अगर बच्चों सिस्टम फेल हो गया तो वर्क रुक जाएगा। देखो अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जिस पर कंपनी फुली डिपेंडेंट है, यानी आपने आपका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपने कंपनी का क्रिएट कर रखा है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही वो टेक्नोलॉजी एक बार के लिए रिज्यूम होगी, ठीक है, एक बार के लिए शट अगर हो गई, तो उस वजह से आपका वर्किंग प्रोसेस सारा रुक जाएगा। रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स आजकल बहुत ज़्यादा है। डेटा चोरी की बच्चों बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग इफ सिक्योरिटी इज वेरी वीक। ऑटोमेशन में लीड टू जॉब लॉस क्रिएट हो जाएंगे मार्केट के अंदर, और रिड्यूस वर्कफोर्स मोरल। वर्कफोर्स का जो मोरल होगा बच्चों उसको उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कांस्टेंट टेक चेंज इंक्रीज प्रेशर फॉर फ्रीक्वेंट अपग्रेड। बच्चों आपको टाइम टू टाइम फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रह के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते ही रहना होगा। टेक्नोलॉजी ओवरलोड में रिजल्ट इन एम्प्लॉय डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेस। आपके जो एम्प्लॉयज हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने से उसके अंदर भी जो स्ट्रेस आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके बाद अपने बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रैप फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस में ओवर स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी दैट डजंट मैच देयर गोल्स। अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर अगर आपने अपने पीआर के लिए टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए अलग से अगर कोई फंड रखा है, अगर वो बच्चों उतने फंड के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, तो आपकी कंपनी के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह बिहेव करेगी। यूजिंग टेक्नोलॉजी विदाउट स्किल और स्ट्रेटेजी में लीड टू पुअर कस्टमर सर्विस एंड कंफ्यूजन। टेक्नोलॉजी ट्रैप्स ऑफन शिफ्ट फोकस फ्रॉम द कोर बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस था उस पर से फोकस हट सकता है अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर ली। Purpose to shiny tools to or trend. Blindly copying competitors. Technology often leads to misalignment with the strength. आपकी स्ट्रेंथ के अंदर मिसअलाइनमेंट हो सकता है अगर आपने टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर ली है तो। आफ्टर दैट बच्चों, कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई देयर hedgehog कंसेप्ट। कंपनी को अपने hedgehog कंसेप्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरीके से बच्चों मालूम होना चाहिए। और वी कैन से, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको अपने बारे में एज ए स्टूडेंट आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एज एन एम्प्लॉय आपको अपने बारे में बहुत कुछ अच्छी तरीके से मालूम नहीं अगर है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने अपने ब्रूटल फैक्ट के बारे में पता नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्लम है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना अगर पता होगा तो जो करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? बट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप बेस्ट क्या हो दुनिया के अंदर, किस चीज के लिए बेस्ट हो आप दुनिया के अंदर,
व्हाट ड्राइव्स योर इकोनॉमिक इंजन, आप जो इसके लिए बेस्ट हो, क्या उससे पैसा आ रहा है क्या? बच्चों अपनों ने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि हमें पता कैसे चलेगा हम किस चीज के लिए बने हैं। तो बच्चों आप जिस चीज के लिए बने हो, वो आपकी फैमिली को रन करेगा, उससे आपके पास पैसा आना जरूरी है। उससे आपके पास पैसा आएगा ही आएगा जिसके लिए आप बने हो। अगर पैसा नहीं आ रहा तो बच्चों छोड़ो उस चीज को, वो आपके लिए कोई काम की नहीं है, आपकी फैमिली के लिए अंदर वो लॉस की तरह बिहेव करेगी। वट यू आर डीपली पैशनेट अबाउट, आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, उस चीज के लिए पैशनेट बनो जिससे आपके पास पैसा भी आए, आपका इकोनॉमिक इंजन सही तरीके से वर्क करे। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्टिंग फैक्टर, नॉट ए स्टार्टिंग पॉइंट। टेक्नोलॉजी जब आएगी बाद में तो उसे एज ए सपोर्टिंग फैक्टर लेना है, ऐसे नहीं कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक मैं स्टार्ट कैसे करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको स्टार्ट करना ही करना है। इट हेल्प्स गुड कंपनी बिकम ए ग्रेट कंपनी। तो बच्चों इस तरीके से एक गुड कंपनी एक ग्रेट कंपनी के बिहेवियर की ओर परस्यू करेगी। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बच्चों फ्लाई व्हील इफेक्ट बच्चों बहुत शानदार है। फ्लाई व्हील इफेक्ट देखो क्या होता है। फ्लाई व्हील इफेक्ट बच्चों ये बहुत बड़ा व्हील है, बहुत ही बड़ा व्हील है, बहुत बड़ा चक्का है। ये समझ लो मेटल का बना हुआ है, एक धातु का बना हुआ, बहुत बड़ा है ये, आपसे 50 गुना बड़ा है। ठीक है, और इसको आप रोटेट करना चाहते हो बच्चों, रोटेट करना चाहते हो तो आपको शुरुआत में लगेगा, देखो कितना हार्ड है, आपको शुरुआत में लगेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे, एक बार आपने इसको जब रोटेट कर दिया बच्चों, अगर एक बार आपने इसको रोटेट कर दिया तो बच्चों उसके बाद बच्चों ये जो व्हील ऑटोमेटिक जब चलना स्टार्ट होगा तो ये बच्चों फिर कभी नहीं रुकेगा। तो सेम ही आपकी लाइफ के अंदर ही सेम यही चीज है कि अगर एक बार आपने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग डिसीजन अच्छे ले लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ का पहिया एक बार चला दिया, तो उसके बाद कंपनी की ग्रोथ बच्चों बहुत शानदार होने वाली है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बच्चों इस तरीके से आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों प्लीज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने इंडिविजुअल आपको जो जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस लेक्चर के पूरे लेक्चर की बच्चों अगर मैं वन लाइन समरी के बारे में बात करूं तो इस समरी के अंदर बच्चों हमारे पास ये है कि गुड टू ग्रेट shows how ordinary companies become exceptional by building disciplined people, disciplined thought होगी उनके पास, एंड डिसिप्लिन इन एक्शन, और उनके जो एक्शन जो वो कंपनी एक्शन करेगी वो हमेशा डिसिप्लिन एक्शन होंगे, टर्निंग कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स इनटू लॉन्ग टर्म रिमार्केबल सक्सेस। तो उनके जो छोटे छोटे डिसीजन होंगे, उनका जो डिसिप्लिन डिसीजन होंगे, वही उस कंपनी को गुड टू ग्रेट की ओर लेके चलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से यही थी जिम कॉलिंस की जो बुक है हमारे पास, गुड टू ग्रेट, उसकी वन लाइन समरी थी बच्चों, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि एक अच्छी कंपनी को ग्रेट कंपनी के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। आई होप सो आपको ये बुक बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है आपकी तरफ से। आपको जैसा भी आपको इसके बारे में फील हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जैसा भी आपको फील हो मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक के रिव्यू के साथ। थैंक यू।